धातु संज्ञा करने वाले सूत्र हमने बताए थे ना। पहले तो पदा संज्ञा करने वाला सूत्र बताया। पदा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। पदा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। ये क्या करता? उपधा संज्ञा करता है। किसके करता है उपधा संज्ञा? हाँ? जो अंतिम अल से पूर्व में विद्यमान वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। ये था ना। अंतिम जो वर्ण है उससे पूर्व में विद्यमान जो वर्ण है उसको हम उपधा कहते हैं। ये बोला था ना। अंतिम जो वर्ण उससे पूर्व में विद्यमान जो वर्ण, अंतिम वर्ण उससे पूर्व में, ठीक, कोई भी शब्द है उस शब्द में अंतिम को छोड़ करके जो उससे ठीक पूर्व में वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। उसी को उपधा कहते हैं व्याकरण शास्त्र में। अंतिम को उपधा नहीं कहेंगे। अंतिम से जो पूर्व में है कोई भी शब्द ले लीजिए, अंतिम से जो पूर्व है उसको हम उपधा कहते हैं। ठीक है। कोई भी शब्द है उसके अंत में स्वर भी हो सकता है, उसके अंतिम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। अंतिम वर्ण को हम उपधा नहीं कहेंगे। उस अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व में जो वर्ण होगा उसे उपधा कहेंगे। उसकी उपधा संज्ञा करेंगे। किससे करेंगे उपधा संज्ञा? सूत्र कौन सा है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। 5 बार बोलिए सूत्र को। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। ठीक है, ये हुआ। तो अंतिम वर्ण से पूर्व में विद्यमान जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व में विद्यमान जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। इसको दिमाग में रख के रहना, भूलना नहीं। अंतिम वर्ण से पूर्व में जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। अब तो इतना तो बता सकते हैं ना, अंतिम वर्ण से जो पहले बैठा हुआ वर्ण उपधा है। आपको अर्थ है इतना नहीं भी मालूम है तो पता तो लग जाए। अंतिम नहीं है उपधा, उससे ठीक पूर्व में जो वर्ण वही उपधा है। वह स्वर भी हो सकता है, वह व्यंजन भी हो सकता है। ठीक। और उसके बाद हमने क्या बताया था? धातु संज्ञा। ये बताया था। क्या बताया? धातु संज्ञा करने वाले 2 सूत्र बताए थे। कौन कौन से? भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। बोलिए 5 बार। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रियावाचक होते हैं, एक क्रियावाचक नहीं होते। बस यही 2 ही तो है। एक क्रियावाचक होते हैं, माने कुछ शब्द क्रियावाचक होते हैं, कुछ शब्द क्रियावाचक नहीं होते। ठीक है। कुछ क्रियावाचक होते हैं, कुछ क्रियावाचक। जो क्रियावाचक हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। जो क्रियावाचक हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु। जो क्रियावाचक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धातु। जो क्रिया को कहते हैं, जिनका अर्थ क्रिया है, उसको हम कहते हैं धातु। जो क्रिया के वाचक नहीं है वो कभी भी धातु नहीं हो सकते। जो क्रिया के वाचक नहीं है वो कभी भी धातु। जो क्रिया के वाचक होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। तो क्रिया के जो वाचक होते हैं, जो क्रिया, जिनका क्रिया अर्थ है, उनकी धातु संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? भूवादयो धातवः। भूआदयो धात भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः।
अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व में जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। क्रिया के वाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। वा सदृश क्रिया के वाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। वा सदृश क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। भुवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः। फिर धातु संज्ञा करने वाला दूसरा भी सूत्र है सनाद्यन्ता धातवः। क्या सूत्र है? सनाद्यन्ता धातवः। सनाद्यन्ता धातवः। सनादि जिसके अंत में है उसकी धातु संज्ञा, सनादि जिसके अंत में है उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है। सनादि जिसके अंत में है उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है। सनादि जिसके अंत में है उस समुदाय की धातु संज्ञा हो। तो सनादि कितने हैं? 12। कौन? सन, क्यच, काम, म्यच, क्यंग, क्यस, आचार, क्विप, अणिंग, यंग, यक, यक, आय, अणिंग। क्या क्या है? सन, क्यच, काम, म्यच, क्यंग, क्यस, क्विप। ऐसा आचार क्विप न बोल करके क्विप बोल दे। आचार इसीलिए जोड़ा कि क्विप दो तरह के होते हैं। एक आचार अर्थ वाला क्विप होता है, एक कर्ता वाला क्विप होता है। एक क्विप का अर्थ कर्ता होता है, एक क्विप का अर्थ होता आचार। तो ये आचार अर्थ वाला क्विप लेना है, इसीलिए आचार क्विप लिखा है। बात समझ में आई? क्विप दो तरह के होते हैं। एक आचार अर्थ वाला क्विप होता है, एक कर्ता वाला क्विप होता है। यहाँ क्विप कौन सा लेना है? आचार अर्थ वाला क्विप लेना है, इसीलिए लिखा आचार क्विप। समझे कि नहीं? सन, क्यच, काम, म्यच, क्यंग, क्यस, आचार क्विप, यंग, यक। यंग के बाद क्या दिया? यंग, आय, यक। उसके बाद अणिंग। अणिज कहाँ चला गया फिर? चलिए, क्यंग, क्यस ऐसे बोलिए। सुनिए, सुनो इधर। सन, क्यच, काम, म्यच, क्यंग, क्यस, आचार क्विप, अणिच, यंग, यक, आय, ईयंग, अणिंग। ऐसे बोलिए। ईयंग, ईयंग, अणिंग। अणिच पहले बोलिए, ठीक है? सन, क्यच, काम, म्यच, क्यंग, क्यस, आचार क्विप, अणिच, यंग, यक। यंग, यक के एक साथ बोल दीजिए। यंग, यक, आय, ईयंग, अणिंग। है कि नहीं? सन, क्यच, हाँ, कर्ता, कर्ता वाला क्विप होता है, एक आचार क्विप होता है। सन, क्यच, काम, म्यच, क्यंग, क्यस, आचार क्विप, अणिच, यंग, यक, आय, ईयंग, अणिंग। ये 12 है। ये 12 जिसके अंत में है उस समुदाय की हम क्या करेंगे? धातु संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? सनाद्यन्ता धातव। 2 हुए धातु संज्ञा करने वाले। ये 12 जिसके अंत में है उसकी यदि धातु संज्ञा करना है तो सनाद्यन्ता धातव से करना है। जब ये अंत में नहीं है लेकिन क्रियावाचक है, भू आदि हैं, तो उनकी धातु संज्ञा भूवादयो धातवः सूत्र से करेंगे। ठीक है? ये 12 जिसके अंत में है उसकी धातु संज्ञा करेंगे सनाद्यन्ता धातव से। और इनसे भिन्न क्या होगा? क्रियावाचक भुआदि होंगे तो उनकी धातु संज्ञा किससे करेंगे? भुवादयो धातवः से करेंगे। किससे करेंगे? भुवादयो धातवः सूत्र से करेंगे। ठीक है? हाँ, अब हमने बताया था 2 प्रकार के धातु।
कौन कौन? औपदेशिक और आतिदेशिक। औपदेशिक धातु और आतिदेशिक धातु। औपदेशिक और आतिदेशिक। औपदेशिक मतलब होता है जो भू आदि जो हैं ये औपदेशिक हैं, इनको बोलते हैं औपदेशिक। हाँ, 10 नहीं। औपदेशिक माने जो स्वतः जो क्रियावाचक हैं, जिसकी हम धातु संज्ञा किससे करते हैं? भुआदयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा करते हैं वो हैं औपदेशिक धातु। जो सनाद्यंता धातव से जिसकी धातु संज्ञा करते हैं वो होते हैं आतिदेशिक। समझे कि नहीं? भुआदयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उन धातुओं को हम बोलते हैं औपदेशिक धातु, और सनाद्यंता धातव से जिसकी धातु संज्ञा करते हैं उनकी बोलते हैं आतिदेशिक। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आतिदेशिक। तो औपदेशिक और आतिदेशिक दो प्रकार के धातु हुए। क्या हुए? औपदेशिक और आतिदेशिक दो प्रकार के धातु। औपदेशिक धातु किसे कहेंगे? भू आदियों को। ठीक है, उनको हम कहेंगे औपदेशिक। और जो सनाद्यंता धातव से जिसकी धातु संज्ञा होगी उसे हम कहेंगे आतिदेशिक। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? औपदेशिक और आतिदेशिक। आतिदेशिक का मतलब अतिदेश करने के कारण। अतिदेश, आतिदेशिक माने अतिदेश करने के बाद जो होते हैं वो। तो अब देखिए, जो स्वतः 10 गण में पड़े गए जो धातु हैं उनको हम क्या बोलते हैं? औपदेशिक। औपदेशिक गण कितने हैं? गण जो है 10 हैं। कितने गण हैं? 10 गण हैं। जैसे शुरू में लीजिए भ्वादि, उसके बाद है तुदादि, वो अलग क्रम है, वो तो अलग उस हिसाब से हो। सबसे पहले ले लो भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। इस क्रम से ले लो, जो समान रूप होते हैं इसीलिए हमने इस क्रम में बोल दिया। वहाँ अलग ढंग से लिखा है लघु में, लेकिन हम इस हिसाब से बता रहे हैं कि भ्वादि, दिवादि और तुदादि, चुरादि के रूप लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, भ्वादि, दिवादि और तुदादि और चुरादि। लिखिए, भ्वादि, दिवादि, भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि। हो गया, भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। इनमें जो सार्वधातु अब कई होते हैं, अभी आगे नहीं बता रहे, हम ये सब बताएंगे आपको नवरात्र भर। ठीक समझ में आई क्या? आपको रूप बनाने एकदम आसान से आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? भ्वादि। दूसरा क्या हुआ? तीसरा क्या हुआ? चुरादि। भ्वादि, दिवादि, चुरादि। भ्वादि, चुरादि नहीं, तुदादि बोलो ना, पता ही नहीं चल रहा है। भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि हुए। अब उसके बाद देखिए कौन है, इसके बाद कौन कौन बता। अब तो जो बचे वो लिखिए अदादि। और 6 बचे ना, 10 गण होते हैं, 4 तो हो गए और 6 क्या हैं? सबसे पहले लिखिए अदादि, उसके बाद है जुहोत्यादि, उसके बाद स्वादि,
क्या लिखा, हाँ स्वादि। उसके बाद लिखिए रुदाधि। उसके बाद लिखिए तनादि। और उसके बाद लिखिए क्रियादि। क्रियादि, अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि। ठीक है, 6 हो गए। अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, रुदादि पहले नहीं, तनादि होगा ना, फिर स्वादि के बाद क्या, हाँ ठीक है, स्वादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, अदादि, जुहोत, तनादि, क्रियादि। कितने हो गए, याद रखिए। सबसे पहले क्या, जो पहले हमने 4 बताए थे, कौन कौन है? तुम क्यों हंसते रहते हो? क्या शिष्टता है तुम में, हंसते रहते हो? तुमको वो नहीं हो रहा है तो दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो? हंस रहा है, मैं कब से देख रहा हूँ ना इसको। इसको मालूम पड़ता है पहले से पूरा जान करके आया है। हाँ, जिसको नहीं आता है ना, वो ज़्यादा क्या करता है, दूसरे को दिखाना चाहता है कि हमको ज़्यादा आता है। बहुत दिनों से विद्यार्थी को देखते हैं ना, अनुभव है हमको। इसीलिए अनुशासित में थोड़ी रहनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। अभी पूछो तो नहीं बताओगे। एक के कारण जो है कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो बहुत 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं तो यहाँ कहूँ तो कौन कौन विद्यार्थी कितना समझता है, क्या मैं एक एक बता सकता हूँ। चेहरा देख करके पता लग जाता है कौन कितना है। कुछ लोगों में ऐसी भावना होती है कि दूसरे को लगे कि हम पहले समझ रहे हैं, हमको सब आता है, ऐसे चेहरे से बताना चाहते, क्योंकि हमारी दृष्टि चली जाती है तो मुझे थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे तो एक एक विद्यार्थी के ऊपर दृष्टि चली जाती है ना। मेरी थोड़ा क्लास थोड़ी दूसरी ढंग की होती है ना, कोई कुछ भी करे एकदम करे नहीं चलता। अनुशासित जरूरी है, अनुशासन न हो, शिष्टता न हो तो फिर क्लास ठीक से नहीं चलती। कितने हो गए? मैं इसीलिए 4 बता रहा हूँ। 4 में आपको एक भवती बता दूंगा तो सारे गण आ जाएंगे। सारे गण के रूप आपको अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि आजकल नई नई पद्धति से, एक छत्तीसगढ़ में पुष्पा दीक्षित जी हैं, जो हमारे इंटरव्यू के समय होते, बहुत बड़ी विदुषी है। मैं भी अपने विद्यार्थी को पहले पहले वहाँ कभी कभी भेज देता था। अभी कहूँ तो क्यों, यहाँ बहुत अच्छा विद्यार्थी, हमारे वृंदावन में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं 2, और बहुत कथावाचक। एक तो कथावाचक बहुत अच्छा बन गया, उसको हमने 4-5 महीने के लिए वहाँ भेज दिया। पुष्पा देव वृंदावन में, उनके पास कोई भी जाएगा तो तुरंत बोले कि किसके पास पढ़ने जाओ, कहाँ से आए हो, वृंदावन से, तो अमुक के पास, हमारा नाम लेकर के बोलेगी। उन्होंने बहुत अच्छी प्रक्रिया अपनाई, हम भी उनकी प्रक्रिया को थोड़ा, क्योंकि वो तो बहुत है, देखा कि मैंने भी उनकी प्रक्रिया थोड़ी सरल है। विद्यार्थी को कम दिन में पूरी वो तो नहीं आएगी, उसमें शंका बहुत होती है, लेकिन सार्वधातुक जो लकार होते हैं उसमें जानने के लिए आसान प्रक्रिया उन्होंने बताया है। इसीलिए मैं आप लोगों को उस प्रक्रिया को थोड़ा बताऊं, इस ये उसको लेकर के चल रहा हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनो, समझे? बहुत अच्छी विदुषी है, हमारे इंटरव्यू में थी वो। ऐसे पूछती थी कि 1 मिनट रुकेगी नहीं, पूछेगी तो कोई प्रतीक्षा करने, तत्काल उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी जो कई वहाँ पढ़ के भी आए विद्यार्थी, कई बात वहाँ फंस गए, फंस जाता है कहीं, क्योंकि व्याख्यान के बिना कई बात
नहीं होती है। प्रक्रिया के लिए बहुत आसान है बताया, लेकिन वो भी सार्वधातुक में जब आगे जाएंगे तो फंस जाता है। तो मैं सार्वधातुक कम दिन में जाने इसीलिए मैं तो बताए। तो क्या कितने गण हुए? कुल मिलाकर के 10। उनमें से 4 कौन कौन से हैं? वादी, वादी 4, और उसके बाद अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि 6 हो गए। ये अलग अलग ये गण में जो विभाजित हुए, विभाजित होने में कारण क्या है? उनके जो विकर्ण होते हैं, उन विकर्ण के आधार पर गण अलग अलग हो गए। अलग अलग गण के अलग अलग विकर्ण होते हैं। विकर्ण मतलब समझते हो? विकर्ण मतलब वह है धातु और जो प्रत्यय है, तिंगादि जो प्रत्यय उनके बीच में जो बैठाया जाता है उसे विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु और जो तिंगादि प्रत्यय हैं उन दोनों के बीच में जो प्रत्यय बैठता है उस प्रत्यय का नाम है विकर्ण। क्या है? उस प्रत्यय का नाम है विकर्ण। क्या है उसका नाम? विकर्ण है। धातु और प्रत्यय के बीच में, धातु और तिंगादि प्रत्यय, प्रत्यय भी नहीं, तिंगादि। अब ये भी कह सकते हो कर्तार्थक। तिंग केवल बोलने से बनेगा और भी जुड़ेगा, अभी तिंग जान लो। कर्तार्थक लिखो, कर्तार्थक सार्वधातुक प्रत्यय बोलो। तिंग भी छोड़ करके सार्वधातुक बोलोगे तो कहीं फंसेगा नहीं। क्या? कर्तार्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर धातु से होने वाला जो प्रत्यय है उसे विकर्ण कहते हैं। सार्वधातुक कर्तार्थक सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहने पर धातु से होने वाला जो प्रत्यय है उसे विकर्ण कहते हैं। क्या? प्रत्यय परे रहने पर धातु से होने वाला जो प्रत्यय है उसे विकर्ण कहते हैं। उसे विकर्ण कहते हैं। और जो विकर्ण होते हैं, देखिए प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। धातु से होने वाले प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? सार्वधातुक और अर्धधातुक। सार्वधातुक, जो सार्वधातुक प्रत्यय होगा वहीं ही यह विकर्ण होगा। प्रत्यय 2 तरह के, ये तो लिखिए, सार्वधातुक अर्धधातुक। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, सार्वधातुक और अर्धधातुक। ठीक है? सार्वधातुक और आर्धधातुक। सार्वधातुक और आर्धधातुक। सार्वधातुक और आर्धधातुक। जो सार्वधातुक प्रत्यय होंगे उनके परे रहने पर ही विकर्ण होते हैं। आर्धधातुक प्रत्यय में नहीं होते। समझ गए? आर्धधातुक प्रत्यय पर में होगा तो वहां नहीं होते। विकर्ण कहाँ होंगे? सार्वधातुक। हम क्रम से बताते हैं, सुनिए। हो गया? इतना आया? क्या आया? सार्वधातुक और अर्धधातुक। जो विकर्ण प्रत्यय कहाँ होते हैं? सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने, जहाँ सार्वधातुक प्रत्यय करेंगे वहीं ये होंगे। ठीक है? प्रत्यय 2 प्रकार के हुए। धातु से होने वाले प्रत्यय कौन? सार्वधातुक, अर्धधातुक। जो सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं
वहीं पर ही विकरण, विकरण जो प्रत्यय वो कहाँ होते हैं? जहाँ सार्वधातुक प्रत्यय होंगे वहीं, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, तो गण कितने हुए? 10 हुए। 10 गण में से जो पहले 4 गण कौन कौन से हैं? चुरादि। और दूसरे 6 कौन से हैं? हाँ, अदादि, क्रियादि। ठीक है, अब देखिए जो भुआदि के धातु होते हैं उनसे क्या प्रत्यय होता है? यद्यपि भुआदि नहीं बोला है, ठीक है, जो भुआदि के धातु होते हैं उनसे कौन सा प्रत्यय विकरण होता है? सप। ये समझ ले, सप, सप। ठीक है, सप में बसता है अ। क्या बचेगा? अदादि धातुओं से फिर क्या विकरण होता है? कुछ भी नहीं होता, सबका भी लुक हो जाता है। अदादि से कोई, अदादि के धातु के बाद में कोई विकर्ण नहीं रहेगा, और जुहोत्यादि के बाद भी कोई विकर्ण नहीं रहेगा। ठीक है, पहले इस वाले में भुआदि के बाद कौन है? दिवादि। दिवादि में कौन विकर्ण होगा? स्यन। उसके बाद आया तुदादि। तुदादि में क्या होगा? स, 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 श्याम वाला स। ठीक है, वहां भी अ बचेगा। और चुरादि में क्या होगा? अणिच। ठीक है, अणिच, अणिच होता है, चुरादि में अणिच होता है। समझ में आया? अदादि में विकर्ण प्रत्यय नहीं रहेगा, जोहोत्यादि में भी विकर्ण प्रत्यय नहीं रहेगा, और स्वादि में स्नु, स्वादि, स्नु, स्वादि में क्या होगा? स्नु। और रुदादि में क्या होगा? स्नम। और तनादि में स्नु, तनादि में भी स्नु। और क्रियादि में स्ना, क्रियादि में स्ना। आप वही प्रकरण देख करके सबसे शुरू का सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, आपको शुरू का प्रकरण देख करके आराम से देख सकते हैं। अभी यहाँ नहीं भी आया हो, आप खोल करके देखिए। अधिप्रवृत्तिभ्य सपह लिखा है शुरू में, अदादि में, वो लुक कर देता है, इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। स्लो कर देता है, जुहोत्यादिभ्य स्लु, स्लु कर देता है। स्लु का मतलब है लुक, कुछ नहीं रहेगा। ठीक आया? चले, इतना संस्कार तो हुआ, धीरे धीरे आएगा। कपड़ा में हम जब रूप बनाएंगे ना, आपको रूप बना करके बताएंगे, सब आ जाएगा। ठीक है, अभी उसी उससे चलिए। अब आइए, गण कितने हुए तो आप बता सकते हैं? 10 होते, ये तो पता हो गया। अब आगे चलिए। अब अभ्यस्त संज्ञा, अभ्यस्त संज्ञा, उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम। हाँ, जब किसी धातु का दित्व होता है, जब किसी धातु का दित्व होता है, उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जब जिस किसी धातु का दित्व होता है,
उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी कोई धातु है, ले लीजिए भू, भू का दित्व कर देते हैं। दित्व होना मतलब दो हो जाना, एक था वो दो हो गए। जब किसी धातु का दित्व करते हैं उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे पठ लीजिए, पठ पठ, पठ पठ हो गए ना, पठ पठ दोनों की क्या होगी? अभ्यस्त संज्ञा। अकेला रहेगा तो नहीं होगी। ये सब का प्रयोजन है। अभी तो वो लगेगा अभ्यस्त संज्ञा क्यों हुआ, ये सब अभी पता लगेगा, सब उदाहरण बताएंगे। तो माने जब जिस किसी धातु का दित्व होता है तो उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा, जब किसी धातु का दित्व होता है उस समुदाय की अभ्यस्त, धातु का दित्व शब्द का भी होता है। शब्द का जब दित्व होगा तो अभ्यस्त संज्ञा नहीं होगी। धातु का जब दित्व करेंगे तभी अभ्यस्त संज्ञा। पदम पदम बोलते हैं, देखिए पदे पदे आया है भागवत में, पदे पदे, देखो वो दित्व तो हुआ तो अभ्यस्त संज्ञा नहीं होगी क्योंकि धातु नहीं है, वो पद है। जब धातु जिस किसी धातु का दित्व करते हैं तब उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। जिस किसी धातु का जब दित्व करते हैं तब उस धातु उसकी धातु संख्या उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है, समुदाय की, दोनों की। ठीक है। कौन सूत्र है अभ्यस्त संज्ञा करने वाला? उभे अभ्यस्तम। कौन सूत्र है? उभे अभ्यस्तम। जब किसी धातु का दित्व करते हैं उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है। जब किसी धातु का दित्व करते हैं, जैसे लिख लिख लिखिए, भू भू, पट पट, क्या लिखे? लिख लिख, भू भू, पठ पठ। लिख लिख ये हो गया, यहाँ कोमा दीजिए, लिख लिख ये अभ्यस्त है, भू भू ये अभ्यस्त है, पठ पठ ये अभ्यस्त है। ठीक, सूत्र ध्यान रखा, उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। अलोन्त्यात पूर्व उपधा। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। दूसरा बताइए। धातु दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? औपदेशिक और आतिदेशिक। ठीक है। धातु को कितने विभागों में बांटा गया है? 10। कौन कौन से? इनको बांटने में आधार क्या है? विकर्ण प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय। ठीक है। अब अभ्यस्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उभे अभ्यस्तम। किसकी होती है अभ्यस्त संज्ञा? जब किसी धातु का दित्व होता है उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे लिख लिख, भू भू, पट पट। ठीक है, हो गया ये। और दूसरा, अब दूसरा भी है अभ्यस्त संज्ञा करने वाला सूत्र, लिखिए जक्षित्यादय षट, जक्षित्यादय षट। हाँ, जक्षी, क्षी रस्व इकार है, जक्षित्यादय, जक्षित्यादय। हाँ, जक्षित्यादय षट। हाँ, जक्षित्यादय हो गया, जक्षित्यादय षट। तो ये जक्षित्यादि जो 7 हैं उनकी अभ्यस्त संज्ञा करता है। लिखिए जक्षित्यादि षट लिखा है, जक्षित्यादि। अब यहाँ दूसरी प्रक्रिया है। जक्षित्यादय में बहुब्री समास है, बहुब्री समास। बहुब्री समास 2 प्रकार के होते हैं, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान।
तद्गुण संविज्ञान होता है तो क्या होता है? सट। तो इस जक्षी को छोड़ करके सट, ये जक्षी अलग है, तो जक्षी को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। इसीलिए अब लिखिए जक्षित्यादि 7 धातुओं की, जक्षित्यादि 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जक्षित्यादि 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जक्षित्यादि 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। उभय अभ्यस्तम अभ्यस्त संज्ञा कर ही रहा है, ये सूत्र क्यों बनाया? तुम लोग पढ़ चुके हो इसीलिए पूछता हूँ। उभय अभ्यस्तम अभ्यस्त संज्ञा कर रहा है कि नहीं? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? उभय अभ्यस्तम अभ्यस्त संज्ञा कर रहा है कि नहीं? तो जब चित्त्यादय सट की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? हाँ बताओ। बताओ, तुम अपने गुरुजी से पढ़ा है? ये तो आसान है, जब अर्थ ही बता दे रहे हैं। जहाँ जिस किसी का जब दित्तो करते हो तब अभ्यस्त संज्ञा कर रहा है, उभय अभ्यस्तम। ये तो बिना दित्तो के कर रहा है, तो में अंतर नहीं। उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा करने के लिए तो पहले दित्तो होना आवश्यक है ना। जब दित्तो करोगे तभी कर पाओगे। लेकिन जक्षित्यादय सट बिना दित्तो की कर रहा है, 7 की। समझे? जक्षित्यादय सट किसकी कर रहा है? हाँ, बिना दित्तो किए ही धातुओं की कर रहा है। ये भी नहीं कह सकते धातु की कर रहा है, वो दित्तो किए गए धातु की कर रहा है, धातुओं के जो समूह है उसकी कर रहा है। जक्षित्यादय सट बिना दित्तो के ही कर रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है? जक्षित्यादय सट क्या करे? जक्षित्यादि 7 की धातु संज्ञा हो, क्या नाम, अभ्यस्त संज्ञा होती है। माने बिना दित्तो का कर रहा है। धातु तो ये भी करेगा, वो बिना दित्तो माने वो दित्तो होने पर कर रहा है, ये बिना दित्तो के कर रहा है, दोनों में अंतर है। उभे अभ्यस्तम जक्षित्यादय सट हो गया? आया नहीं आया? उभे अभ्यस्तम किन की कर रहा है अभ्यस्त संज्ञा? हाँ, जब दित्तो हो गया तब कर रहा है। धातु का जब दित्तो कर दिया गया उसके बाद उसकी अभ्यस्त संज्ञा कर रहा है। कौन? और जक्षित्यादय सट के लिए दित्तो होना आवश्यक, केवल 7 की कर रहा है। उभय अभ्यस्तम किसी का भी करेगा। उभय अभ्यस्तम दित्तो करने पर जिसका भी दित्तो हो गया, जिस भी धातु का दित्तो हो गया, उसकी क्या करेगा? अभ्यस्त संज्ञा करेगा। उसके लिए दित्तो होना जरूरी है। उभे उभे अभ्यस्तम के लिए दित्तो होना, और जक्षित्यादय सट के लिए दित्तो होना जरूरी नहीं है। ठीक है? आया ये? अब आइए प्रातिपदिक। हम प्रातिपदिक प्रातिपदिक बोलते हैं। हमने पहले बोला था स्वादि किससे होते हैं? प्रातिपदिकों से होते हैं। और तद्धित प्रत्यय किससे होते हैं? प्रातिपदिकों से होते हैं, बोला था ना। तो प्रातिपदिक क्या है? लिखिए, प्रातिपदिक संज्ञा लिखिए। प्रातिपद संज्ञा अर्थबद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थबद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। हमको तुमको ज्योतिष पढ़ा देंगे तो हमको 1000 रुपया दोगे? हाँ, तो वहाँ तो 2-2 हजार देते हो, हमको 1000 देते ना, हम ही पढ़ा दें। हाँ हाँ
क्या? अर्थवद, सिद्धार्थ लिखो, सूत्र लिखो। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, कहाँ रख दिए भाई तुम लोग? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सब जानोगे आगे सब एकदम आसान हो जाएगा, इसीलिए बता, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। हम बताएं आप लोग को कुछ नहीं पता फिर तो कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ लो। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा लिख लो, कृतद्धित समासाश्च। कृतद्धित समासाश्च, पहला हुआ अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा होगा कृतद्धित समासाश्च। हम जितने सूत्र बताएं वो लाइन से क्रम से लिख लेना, फिर रोज स्वाध्याय करोगे तो दिमाग में सोच लेना कि ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र क्या करता है, तो सोच अर्थ चिंतन पूर्वक आवृत्ति करोगे, जल्दी आ जाएगा। कृतद्धित समासाश्च, अर्थवत का अर्थ है धातु भिन्न, लिखे, धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, प्रत्यांत भिन्न नहीं, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब देखिए प्रातिपदिक किसे कहते हैं, तो कोई पूछेगा तो यही बताना है, जो भी अर्थवान शब्द है, जो भी अर्थवान शब्द है, लेकिन वो धातु नहीं होना चाहिए। धातु भिन्न बोल रहे हैं ना, धातु का भी कोई ना कोई क्रिया अर्थ है कि नहीं, हमने बताया अभी, अर्थवान तो है, लेकिन उसको हम प्रातिपदिक, उसको क्या कहेंगे हम, धातु, ठीक है। अप्रत्यय, जो प्रत्यय तिंग तिप तिप स्वादि होंगे उनको भी हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। प्रत्यांत तदादि को भी प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। प्रत्यांत तदादि मतलब किसी शब्द के आगे प्रत्यय लगा दिया। रामसु, ये रामसु पूरा ये क्या है, ये प्रत्यांत तदादि है। ये क्या है, प्रत्यांत तदादि है, इसीलिए ये भी प्रातिपदिक। लिखो सिद्धार्थ, राम, क्या लिखो, राम ही लिख दो। ये उदाहरण यद्यपि इसका नहीं है, लिख लो, जैसे राम, ये क्या है, प्रातिपदिक। राम क्या है, ये प्रातिपदिक है। अब आगे सु ले आओगे तो लिख दो सु, ये प्रातिपदिक है, ये प्रत्यांत तदादि है, इसीलिए पूरा प्रातिपदिक नहीं है। केवल राम प्रातिपदिक है, राम सु प्रातिपदिक नहीं है, और सु भी प्रातिपदिक, प्रत्यय भिन्न होना चाहिए। सु तो प्रत्यय है, इसीलिए प्रातिपदिक नहीं है। राम क्या है, प्रातिपदिक। क्यों प्रातिपदिक है, क्योंकि ये धातु भी नहीं है, ये प्रत्यय भी नहीं, प्रत्यांत तदादि भी नहीं, इसीलिए राम प्रातिपदिक है, ठीक है। अब भू लिखो आगे, हो, भू लिखो,
अब ये प्रातिपदिक है कि नहीं? क्योंकि धातु है, धातु भिन्न होना चाहिए। क्यों धातु है? भू क्रियावाचक है, वादि में आता है, क्रियावाचक है, इसलिए धातु है। तो ये तो सूत्रकार है, धातु भिन्न होना चाहिए। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान माने अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप है वही प्रातिपदिक होता है, उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। समझ गए? ठीक है। हाँ, कृतद्धित समासाश्च, और इसका उदाहरण कृतद्धित समासाश्च, कृदंत तदादि, लिखिए अर्थ पहले। कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि, जो अर्थवान और समास जो अर्थवान और समास जो अर्थवान, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत तदादि जो अर्थवान, तद्धितांत तदादि जो अर्थवान और समास जो अर्थवान, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब देखिए, कृदंत माने होता है, जैसे मान लो हम कर्ता बनाते हैं ना, कर्ता बनता है ना, कर्ता, धर्ता, भर्ता, मर्ता, कारकः, धारकः, मारकः इत्यादि जो बनते कृदंत है। क्या है ये? कृदंत है। जैसे कर्तृ शब्द है, कर्तृ, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय होने पर कर्तृ बनता है। ये जो त्रिच है ये क्या है? कृत प्रत्यय है। ये कृत प्रत्यय अंत में जिसके है तो कौन है? कर्तृ। लिखो, सिद्धार्थ उदाहरण दो, कृतद्धिता के समझ में आए। उदाहरण तो समझे रहोगे। कर्तृ, कारक, बिना विसर्ग के लिखो, कर्तृ, कारक, कृदंत। उदाहरण आगे लिखो, कृदंत तदादि। ये दोनों क्या है? कृदंत तदादि है। अर्थवान में कर्ता माने, कर्ती माने करने वाला, अर्थ भी है, और कारकम का मतलब भी वही अर्थ है, करने वाला। दोनों का कोई अंतर नहीं है। कर्तृ माने भी करने वाला, कारक माने भी करने वाला। ठीक है। ये कृदंत तदादि, ये क्या है? कृदंत तदादि अर्थ भी है। कर्तृ हमने बोला है करने वाला, अर्थ हुआ कि नहीं? अर्थवान माने जिसका अर्थ हो, तो कर्तृ का भी अर्थ है, कारक का भी अर्थ है, दोनों अर्थवान है। दोनों क्या है? कृदंत है। तो कृत क्या है यहाँ? लिख लो कर्तृ, और लिख दो त्रिच, और णुबुल लिखो प्रत्यय। कर्तृ के नीचे लिखो त्रिच, त्रिच, और कारक के नीचे लिखो णुबुल। कर्तृ जो बना है त्रिच प्रत्यय होकर के बना, कारक जो है णुबुल प्रत्यय होकर के बना है। समझ गए? कर्तृ क्या? त्रिच प्रत्यय होकर के बना है। कारक, अभी केवल इतने ही समझ लीजिए, प्रत्यय होकर के बना। धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है। अभी ये मैं समझे कि कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं, आगे हमको ये बता रहे हैं कारक। तो हम कर्तृ में त्रिच है, ये त्रिच क्या है? कृत है। ये अंत्य में होने के नाते कर्तृ को हम क्या कहेंगे? कृदंत। कारक में भी त्रिच क्या है? माने कृत क्या है? णुबुल। वो अंत्य में होने के कारण कारक क्या है? कृदंत तदादि है।
कर्तृ क्या है? कृदंत तदादि है। कारक ये भी कृदंत तदादि। कृदंत माने जिसके अंत्य में कृत हो। कृदंत तदादि माने जिसके अंत्य में कृत हो। तो यहाँ कृत क्या है? कर्तृ में त्रिच, कारक में त्रिच क्या है? तो अंत्य में है कि नहीं? तो इसका मतलब कर्तृ क्या है? कृदंत तदादि है। कारक ये भी क्या है? कृदंत तदादि है। ठीक है, आया नहीं आया? हाँ, एक है। तो दोनों प्रातिपदिक, इसका मतलब राम भी प्रातिपदिक है और कर्तृ और कारक दोनों भी। तो जो ठीक है, राम मतलब वो कौन सा राम है? वहां लिख दो आगे अव्युत्पन्ना। राम के ऊपर लिख दो, राम के ऊपर लिखो अव्युत्पन्ना, अव्युत्पन्न वाला राम। क्या समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? अभी इतना तो दिमाग, हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखो, बिना समझे भी उतना याद रखो। अब देखो आगे फिर नहीं आया बताओ। याद रखना जरूरी। हम पूछेंगे कौन है त्रिच क्या है, तुमको बोलना पड़ेगा कृत है। कारक में क्या है? कृच, ऋणबुल है। ये तुमको याद रहेगा तो आगे तुमको पता लग जाना चाहिए इसका मतलब ये था। हम जो बता रहे हैं उतना ध्यान रखो बस। अभी इनका सबका मतलब हम बताते हैं। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हुए? कौन कौन से? ये सूत्र कल याद होना चाहिए सबको। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा, उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, तुम बताओ, हम एक एक को पूछते हैं। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र। हाँ, भूवादयो धातव सनाद्यंत धातव। ठीक है, अभ्यस्त संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ। अभी तो बताए उभे अभ्यस्तम दक्षित्यादय सट। ठीक है, अब भू संज्ञा करने वाला सूत्र छूट गया है। चलो भू संज्ञा करने वाला सूत्र लिखो। भू भू, घ उकार, भू संज्ञा करने वाला सूत्र। भू लिखो, भू, भू संज्ञा। दा धा घदाप, सूत्र लिखो। दा 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 धा, दा धा घदाप, दा धा घदाप। घू संज्ञा, घू, घुन बोलते हैं ना, घुन, जानते हो? घू, घू संज्ञा। दा धा, तो दिखता ही नहीं, ऊपर पड़ता। दा धा घदाप, दा धा घदाप। दा धा, क्या नहीं दिख रहा? दा धा घ दाप, दा धा घ दाप। दाप दैप को छोड़ करके, दाप दैप को छोड़ करके दा धा, दा और धा की ऐसे लिखो। दाप दैप को छोड़कर, हाँ, दाप दैप, द में ऐ की मात्रा। दाप दैप को छोड़कर दा और धा की भू संज्ञा होती है। दाप दैप को छोड़कर दा और धा की
धा की भू संज्ञा होती है। तो धोती लगाने अभी तक नहीं है, पता पंडित के लड़के होकर के धोती पहनने नहीं आया तो भाई तो बड़ी विचित्र है। हाँ, दा और दाप और दैप को छोड़कर, हाँ, दा और धा की धातु संज्ञा होती है। दाप और दैप को छोड़कर दा और धा की भू संज्ञा होती है। दा और धा की, समझ गए? भू संज्ञा किसकी होती है? उदाहरण आपको बाद में बताते, सब जाने रहिए। अब आइए सर्वनाम संज्ञा। कल ये सूत्र कितने आए ये सब ध्यान होना चाहिए, अभ्यास करके आना है। सर्वनाम संज्ञा, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनाम संज्ञा लिखिए, सर्वादीनि सर्वनामानि। कुछ पढ़ा है पहले? कहाँ पढ़े? सोहमाश्रम। कौन पढ़ाया? हिमांशु, कोई आए होंगे। सर्वादीनि सर्वनाम, अभी हमारा एक विद्यार्थी पढ़ाता था पहले, अब तो छोड़ दिया। हाँ, दा क्या बोले? सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की, सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादि गणों में अथवा सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की, लिखो ना, सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की, सर्वादि गण है, उस गण में जितने भी शब्द आते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है? सर्वादि गण में पढ़े कितने हैं? 42 हैं। शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब पढ़ना चाहिए 20 साल के पहले, अब पढ़ने आएंगे इतने साल में तो कैसे होगा? हाँ, है ना? तो बहुत मुश्किल है ना ये सबसे, इसके आयु ठीक है पढ़ने, इसे इतने छोटे बच्चे हों तब। सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। कौन सूत्र हुआ सर्वनाम संज्ञा करने वाला? हाँ, अब लिखिए दूसरा, अव्यय संज्ञा। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपात मव्ययम, स्वरादि निपात मव्ययम, स्वरादि निपात मव्ययम। स्वरादि गण में पढ़े गए शब्दों की, अथवा स्वरादि गण में पठित शब्दों की, बोलो
तो ज्यादा हो तो स्वरादि गण में पठित शब्दों की और चादि निपातों की चादि, हाँ, निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय का मतलब तो समझते हैं ना? अव्यय का मतलब उसमें कोई लिंग नहीं होता और कोई वचन भी नहीं होता। अव्ययों का कोई लिंग नहीं, कोई वचन नहीं होता। स्वरादि गण में पठित शब्दों की और चादि निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। स्वरादि गण में पठित शब्दों की और चादि निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। तो अव्यय किसको कहते हैं? स्वरादियों को और चादियों को, ये बोलेंगे। स्वरादियों को और चादियों को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय संज्ञा लिखिए। अब हम प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं? पहले ये लिखो ना। प्रकृति संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं। प्रकृति माने जिससे प्रत्यय करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। लिखो, आना चाहिए ना सब चीज। जिससे प्रत्यय करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। जिससे प्रत्यय करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है। प्रकृति वो धातु भी हो सकती है, वो प्रातिपदिक, दो ही हो सकते हैं। धातु या प्रातिपदिक दो ही होंगे ना। प्रकृति क्या होंगे? या धातु या प्रातिपदिक। क्योंकि प्रत्यय या तो धातु से होते हैं या प्रातिपदिक से होते हैं, इनके अलावा किसी से नहीं होते, ये समझ लो। ठीक है। या धातु से या धातु से या प्रातिपदिक से। ठीक है। आ जाइए, हम आएंगे आराम से, है ना? आप अपने समय से जाइए। कभी कभी आपका सहारा ले लेते हैं, नहीं ज्यादा नहीं लेते। समझ गए? प्रकृति किसे कहते हैं? जिससे प्रत्यय करते हैं। तो बताओ, यहाँ देखो, राम सु, तो राम क्या है? प्रकृति है। और यहाँ जो है त्रित हुआ है, किससे हुआ है? क्री से। क्री से हुआ है, कर्त्री बना है। क्री से। अभी जब सार्वधातु बताएंगे आपको 10 दिन में थोड़ा अंतर आएगा, पता लग जाएगा पूरा। आपको लगा अच्छा ये इतना आसान है, लगेगा। अभी हम जो बता रहे हैं उतने दिमाग में रखिए, फिर हम सार्वधातु अर्धातु बताएंगे, कहाँ गुण होगा, किस परिस्थिति में, आसानी से आ जाएगा आपको बनाने। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या बताया? प्रकृति, जिससे प्रत्यय करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। और लिखिए प्रत्यय संज्ञा। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय संज्ञा लिखे, प्रत्यय सूत्र लिखिए। प्रत्यय प्रकृति संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं, हमने केवल बता दिया। जिससे हम प्रकृति करते हैं, माने जिससे प्रत्यय करते हैं उसे प्रकृति, कोई प्रकृति संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रत्यय संज्ञा है, प्रत्यय संज्ञा करने वाला। प्रत्यय लिखे, प्रत्यय। विकास आ रहा है कुछ? तुम आज आए तो बहुत लोग आए ही नहीं। हाँ, नवरात्रि में सब चले, ऐसे हो जाएंगे फिर। प्रत्यय। और तुम्हारे गुरु जी के पास ज्योतिष पढ़ने जाते थे, वो भी नहीं आए, 2-3 बच्चे। कब से पढ़ा? उनको बोल देना, गुरु जी जो है वहाँ पढ़ाते 9 बजे तक, उनको 9:30 बजे से कर दीजिए। नहीं है ना? हाँ, तो बहाना बनाया। जो पहले जा करके विद्यालय का गुरु जी इसको पढ़ा दीजिएगा करते हैं, वही और नहीं आते।
हो गया। प्रत्यय लिखे, धातु या प्रातिपदिक से परे जिनका विधान होता है, धातु या प्रातिपदिक से परे जिनका विधान होता है, उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। अब देखिए प्रत्यय है या नहीं है, उसको जानने के लिए पहले आप देखिए कि प्रातिपदिक और धातु है कि नहीं। यदि प्रातिपदिक है, धातु है, उसके बाद में यदि प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिए वो प्रत्यय है। क्या है वो? प्रत्यय है। यदि धातु प्रत्यय के माने धातु प्रातिपदिक से आगे नहीं है तो ये नहीं है, ये बोल देना है। धातु या प्रातिपदिक से परे जिसका विधान होता है उसकी प्रातिपदिक क्या प्रत्यय संज्ञा होती है। धातु या प्रातिपदिक से परे जिसका विधान होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, क्या प्रत्यय संज्ञा होती है। धातु या प्रातिपदिक से परे जिसका विधान होता है उसकी प्रत्यय संज्ञा होती है। धातु या प्रातिपदिक से परे जिस ठीक है, धातु या प्रातिपदिक से परे जिनका विधान होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यय संज्ञा होती है। प्रातिपदिक होती है, ठीक है। क्या धातु या प्रातिपदिक से परे जिनका विधान होता है उसकी प्रत्यय संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रत्यय संज्ञा होती है, ठीक है। तो प्रत्यय किसको कहते हैं? जो धातु से होते हैं और प्रातिपदिक से होते हैं। जो धातु से परे होते हैं, प्रातिपदिक से परे होते हैं, उन्हीं उनको ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। विधान में जो किया जाता है, उनके आगे किया जाता है, उनके आगे बैठाया जाता है, ठीक है। विधान। और आगे लिखिए। अब आप तिंग किस तिंग, अब देखिए तिंग तिंग तो आपको पता है, तिंग लिखिए। तिंग, उसके आगे लिखिए तिंग। ये क्या है? प्रत्यय है। तिंग क्या है? प्रत्यय। क्यों है प्रत्यय? क्योंकि धातु से विधान किए जाते हैं। तिंग किससे किए जाते हैं? धातुओं से किए जाते हैं, इसीलिए क्या है? ये प्रत्यय है। तो क्या है? तिंग लिखिए। तिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस झ थास आथाम धम इड बही नहीं। तिप तस जी आप एक दिन शायद लिखे थे। तिप तस जी सिप थस थ मिप बस मस ताताम झ थास आथाम धम इड बही महींग। पीछे लिखे थे एक दिन, लिख लोगे? तो कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 18 है। देखो ये किसके स्थान पर होते हैं? लिखिए लकारों के स्थान पर। लकार कितने होते हैं? लिखिए 10। ये तिंग किसके स्थान पर होते हैं? लकार के स्थान पर। लकार कितने होते हैं? 10। तिंग किसके स्थान पर होते हैं? लकार कितने हुए? कौन कौन से हैं? लिखिए, नहीं आता हो तो। लट, लिट, लुट, लिट, लट, लिट,
लूट, क्या भूल गए क्या? लट लिख लिए, लट हो गया। लिट, लिट, उसके बाद लुट, उसके बाद लिट, उसके बाद लोट, और लेट हम छोड़ देते हैं। हाँ, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। कितने हो गए? 9 हो गए। लेट हमने छोड़ दिया है, वेद में प्रयुक्त होता है इसीलिए हमने नहीं बोला। ठीक है, लेट का प्रयोग केवल वेद में होता है। ठीक है, वहां लिखा है आगे, लेट का प्रयोग केवल वेद में ही होता है, लोक में नहीं होता। लट, लेट, लूट, रेट, लोट, लंग, लिंग। लिंग भी 2 तरह के होते हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। ठीक है, विधिलिंग, आशीर्लिंग। आशीर, लुंग और लिंग हुए, इनके स्थान पर ही इतिवादी होते हैं। हाँ, लुंग और लिंग। अकृत प्रत्यय लिखिए। हाँ, वही तो बोल दिया, लेट हमने छोड़ दिया 10, बीच में संकेत कर दीजिए, हमने 10 लिख दिया तो लेट लिख दीजिए। लोट के बाद लट, लेट, लेट और लेट, उसके बाद लोट लिखिए, लोट के पहले लेट लिखिए। ठीक है, लट, लेट, लूट, लेट और लेट बीच में, लेकिन लेट का प्रयोग हम नहीं करेंगे इधर। ठीक है, 10 हैं तो बताना तो पड़ेगा। सबकी जगह पर, केवल लुंग लिंग नहीं, ये लकारों की जगह पर तिंग होते हैं, ये बोला। लकार तो 10 हो गए ना, 10 में हमने शुरू में बताया था ना, तिंग लकारों के स्थान पर होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10, ऐसा बताया ना, शुरू में तो बताया। तिंग किसके स्थान पर होते हैं? लकारों के स्थान पर। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? तो हमने लेट इसीलिए छोड़ दिया था कि वो लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग। ये याद होना चाहिए, कल फटाफट आना है। हाँ, ठीक है, हो गए। अब आए कृत, लिखिए आगे। कृत प्रत्यय लिखे तो सूत्र है कृदतिंग। कृदतिंग, कृदतिंग एक ही साथ है, कृदतिंग। इसका मतलब क्या हुआ? तिंग से भिन्न, तिंग से भिन्न, तिंग, तिंग से भिन्न धातु से विहित प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। तिंग भिन्न, तिंग माने 18 हुए, इनसे भिन्न धातु से विहित प्रत्ययों की, तिंग से भिन्न धातु से विहित प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। तिंग से भिन्न
धातु से विहित प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। तिंग भिन्ना, तिंग से भिन्ना धातु से विहित प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। तिंग से भिन्ना हाँ कृत संज्ञा होती है। तिंग से भिन्ना धातुओं से विहित प्रत्ययों की उपधा संज्ञा किसकी होती है? किसकी होती है? पूर्ण वर्ण की होती है, अंतिम वाला। ठीक है, अंतिम अंतिम वर्ण से जो पूर्व वर्ण उसकी होती है। हाँ, और उसके बाद धातु संज्ञा किसकी होती है? क्रियावाचक भुआदियों की होती है। इतना तो बोल सकते हैं ना, वह सदृश क्रियावाचक भुआदियों की होती है। और किसकी होती है? सनाद्यंत की होती है, जिसके अंतिम में सनादि प्रत्यय हैं उस समुदाय की होती है। हाँ ठीक है। धातु कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? औपदेशिक, अतिदेशिक। भूसंज्ञा किसकी होती है? दा और धा की, दा और धा की। हाँ, अव्यय संज्ञा किसकी होती है? क्या अभ्यस्त संज्ञा, मैंने अभ्यास संज्ञा बोला था क्या पहले? ये भी छूट गया लगता है, अभ्यास। अब ये भी लिखिए, अभ्यास संज्ञा छूट गया। हाँ, अभ्यास छूट गया। वो बीच में जगह है आप लोगों के? अभ्यस्त के पहले लिखिए, माने दित्तो, दित्तो माने अभ्यस्त संज्ञा किसकी हुई थी? दोनों की हुई थी ना। अभ्यस्त संज्ञा तो दोनों की हुई थी। जो पूर्व वाला है, जो दो हैं, दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हो गई। इसमें जो पूर्व होगा उसकी होती है अभ्यास संज्ञा। दोनों की अभ्यस्त संज्ञा, पूर्व की अभ्यास संज्ञा। जैसे भू भू है, क्या है? अभ्यस्त है। भू जो पहला वाला भू है क्या है? अभ्यास है। नहीं समझे? हाँ, जब किसी का दित्तो होता है अथवा जब किसी धातु का दित्तो होता है, लिखो धातु भी जोड़ दो ना। जब किसी धातु का दित्तो होता है उसमें पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा होती है। उसमें पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा होती है। हाँ, जब किसी धातु का दित्तो होता है पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा होती है। समझ गए ना? भू भू, पूर्व भाग कौन है? पहला वाला भू, उसको कहते हैं अभ्यास। दोनों को कहते हैं अभ्यस्त। दोनों को कहेंगे अभ्यस्त, केवल पूर्व। और ये क्या है? प्रयोजन सबका आएगा। क्यों ऐसा है? अब चलिए, कृत किसको कहते हैं? तिंग से भिन्न धातु से भीत प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। चलिए अब प्रश्मय पद लिखिए। प्रश्मय पद संज्ञा, प्रश्मय पद संज्ञा। प्रश्मय पद संज्ञा, प्रश्मय पद संज्ञा जो 18 अभी बताया तिबादी, कितने बताए? उनमें आधा आधा कर दीजिए। पहले वाले जो 9 हैं उनकी प्रश्मय पद संज्ञा, बाद वाले जो 9 हैं उनकी, ठीक है, प्रश्मय पद संज्ञा लिखिए, लिखिए 9, तिबादी 9 लिखिए, पता लग जाएगा। तिबादी 9 प्रश्मय पद हैं।
सूत्र लह परस्मै पदम लिख दीजिए। परस्मै पद संज्ञा के बाद सूत्र लिखिए लह परस्मै पदम। लह परस्मै पदम। तिबादी 9 प्रत्ययों की तिबादी 9 प्रत्ययों की प्रस्मै पद संज्ञा होती है। तो आदि 9 प्रत्ययों की अथवा उसके बाद लिखिए आत्मनेपद संज्ञा। उसके बाद लिखिए आत्मनेपद संज्ञा। हो गया। तंगानावात्मनेपदम। वात्मनेपदम। तंगाना तंगाना वात्मनेपदम। तंगाना वात्मनेपदम। तिबादी 9 तो परस्मै पद हो गए। आगे के जो 9 हैं बचे वो हो गए आत्मनेपद। अब लिखिए त आदि। त आदि 9 की आत्मनेपद संज्ञा होती है। त आदि 9 की आत्मनेपद संज्ञा होती है। ठीक है। आज इसको इतने रहने देते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब एक देखिए, देखो यहाँ सामान्य एक हम करते हैं, गम धातु के लट लकार के रूप लिखो। आपको इस विषय से थोड़ा हट करके दूसरा सीखिए। ये हमने जो बताया उतना ध्यान से अभ्यास करके आइए। अध्यापक कुछ नहीं कर सकता अगर विद्यार्थी तैयार न हो। गच्छति गच्छता गच्छन्ति अलग अलग दूर दूर लिखो। गच्छति एक माने 3। हम आप लोगों को कुछ अनुवाद भी सिखाते हैं। हाँ पियो जल पीने के लिए। अब देखिए एक डिब्बा खरीद करके ले आओ भाई। नहीं है? हाँ हाँ सही से तो नहीं चलेगा। देखो लिखता ही नहीं है। हाँ कहाँ गया दूसरा? तो है ही नहीं। कहाँ गया दूसरा? तुम लिखते रहते हो क्या? चलिए हम कहते गच्छति गच्छतः। इसके रूप आते हैं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः।
ठीक है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आगे लिखो, तीतः अन्ति, लिखो आगे आगे, तीतः अन्ति, ये याद कर लेना। तीतः अन्ति, सीथः थ, मी बह मह। तीतः अन्ति, सीथः थ, मी बह मह। तीतः अन्ति, बोलिए इसको, तीतः अन्ति, सीथः थ, मी बह मह। नहीं लिखा? तीतः अन्ति, सीथः थ, मी बह मह। तीतः अन्ति, सीथः थ, मी बह। देखिए जो भुआदि का धातु होगा, हमने 4 अभी गण बताए ना, जो धातु होगा तो अदंत धातु होगी। कौन कौन? हमने अभी बताया, भुआदि का और दिवादि का और तुदादि का और चुरादि के धातु सभी अदंत होंगे। सार्वधातुक में क्या होंगे? अदंत होंगे। अब पेंसिल नहीं है ना, गच्छति, देखिए गच्छ है धातु, आप जोड़ते जाइए, क्या बना? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। यहाँ आ थोड़ा जोड़ना है, इसीलिए कि भुआदि में भी तीतः करना है। आमी, आवह, आमः भी कर सकते। आमी, आमी, क्योंकि इसीलिए सब जगह नहीं होता, इसीलिए नहीं है। आवह, आमह कर दो, अभी ठीक रहेगा। आमी, आवह, आमा। अब ये जोड़ना, अब हम बोलते एक एक बोली, अब ऐसे जोड़ना है, उसी को जोड़ के बोलना है धातु। आपको कोई भी भुआदि का धातु यदि कोई पूछ रहा है, आपको लट लकार का पूछ रहा है, तो इसी तरह बोलना है। जैसे पठ धातु बोलो, शुभम बैठो, पठ धातु बोलो, कोई जोड़ के बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हस धातु बोलो, हाँ, हसामी, हसामः, ठीक है, हसानी, हसामी, हसावह, हसामा। पच, पच धातु बोलो, पच, वही जोड़ के बोलना है ना, वो आगे। हाँ, अच्छा बोलो राम। लिख, तुद, ब्रज, अत, थ कहाँ से आ गए? त है ना, अतामी, थ कहाँ से आ रहा है? अतति, अततः, अतन्ते, अतसे, अतथः,
गोपाय, गोपाय, हाँ हाँ, यामी, हाँ ठीक है, गोपायामी, गोपायावह, गोपायाम। तो देखिए मैं ही बोलता हूँ, अब आपको लट के सारे रूप आ जाएंगे। अब इतना बहुत आसान है। अब देखिए मैं देख के ही बोलता हूँ बहुत क्रम से, आपको इतना आसान हो जाएगा। आदि कल से, अब अभी नहीं करवा रहा है ना, मैं धातु पाठ करवा देते हैं। गुह, गुह बोलिए। गुह माने धातु भी, देखिए गुह का गुहति माने होता है छुपाता है। गुहति माने छुपाता, अर्थ भी थोड़ा जाने रहो ना। गुह, हाँ प्रज्ञा बोलो। गुह, उसी को जोड़ते जाना है। हमने जो बोला दो धातु बोलना है उसी में जोड़ते जाइए बस। ये गुहा में ह अदंत है, समझ लीजिए। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। गुहति का समझना क्या, छुपाना। और ढकना भी होता है, ठीक है। ढकने में भी इसका प्रयोग होता है, ढकना। ढक रहा है कोई बोल रहा है तो गुहति, छुपा रहा है तो गुहति। अभी वर्तमान के लिए हम कल फिर बताएंगे आपको, क्रम से बताते चलेंगे। आपको चार लगा रहा ऐसे हंसी हंसी में आप लोग को सब आ गए, पता लग जाएगा। और दूसरा बताइए, गुप, अभी हमने बोला था। हाँ, गोपाय बनेगा, यहाँ थोड़ा स्पेशल है, यहाँ आय जोड़ना पड़ता है, गोपाय है। गोपाय माने रक्षा करता है, गोपायति माने गो रक्षा करता है, संभालता है, जो भी बोलो। हाँ हाँ, क्रम से नारायणी बोलो। हाँ ठीक है। धूप बोलो, धूप। धूप का मतलब होता है किसी को दुखी करना, ठीक है। धूप, धूप, दुखी करना। हाँ धूप, दुखी करना। किसी को दुखी किया तो क्या, धूपायति, धूपाय बोलो। भाई ये जोड़ के बोलो ना, धूपाय के आगे क्या है। धूपाय तो हम नहीं बोला, या में ती जोड़ो। धूपायतः, हाँ धूपायसी, धूपायथः, धूपायथ, एक में विसर्ग एक में नहीं है। धूपायथः, धूपायथ, धूपायामी, धूपायावः, धूपायाम। पण, पण बोलो विकास। पण का मतलब होता है खरीदना और बेचना। पणायति हो गया, अभी आय जुड़ जाएगा, ठीक है धातु पण। हमने अभी गुप से लेकर के उसमें आय जोड़ करके पणाय, गोपाय, धूपाय बनाया, ठीक है। इसका हम सूत्र बताएंगे बाद में। अब हाँ, पणायति, हाँ खरीदता और बेचता है, पणायति। हाँ ठीक है। पन, पन इसमें भी आय जुड़ जाएगा, पनाय हो गया। हाँ बोलो, पनाय, पनायति, पनायतः, आराम से बोलो ना।
क्या बोलते हो भाई? पनायति। न क्यों बोल रहे? न न पनायति। हाँ, आराम से बोलो, जल्दीबाजी क्या है? पनायति माने स्तुति करता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। ठीक है, पनायति। अब आओ कमु। और थोड़ा इसमें भी इसको छोड़ देती है, आत्मने पद वाला तो वाला थोड़ा भी इसको रहने दो। तितिक्षा ये भी छोड़ देते हैं। चिकित्सा। हाँ, चिकित्सा कहाँ पहुंचे? हाँ बोलो। चिकित्सा कहाँ से? हमने तो चिकित्सा बोला। हाँ, चिकित्सा माने किसी का उपचार करना, चिकित्सा करना। ये बहुत उपयोगी धातु है, ध्यान रखना अनुवाद के लिए। हम अब इसकी सब जानोगे तभी तो हम अनुवाद तुम लोग को सिखाएंगे। तो पता ही नहीं चलेगा धातुओं का क्या सिखाएंगे? लट लकार का केवल हम 2-3 दिन केवल लट लकार का बताते हैं। तो चिकित्सती सबको आ गया? अब एक साथ बोलिए। अच्छा उसका अभी रुको। कीतयति, कीतय। अच्छा केतय बोलो ना, केतय। हम्म, हाँ, केत माने क्या होता है? रहना, निवास करना। केतयति का अर्थ है, बहुत धातु है। केतयति का अर्थ है निवास करना, रहना। ठीक है। मानय हो गए सबका। मानय। ठीक है, मानय। ठीक है, सम्मान करना। मानयति माने सम्मान करता है। गुरुन मानयति, गुरुओं का सम्मान करता है। साधुन मानयति, सम्मानयति भी वही बोलते हैं ना। तो भी वही अर्थ, सम्मानयति बोलो, चाहे मानयति के बोलो जो भी चलेगा। सम्मानयति, गाम सम्मानयति, ब्राह्मणान सम्मानयति। ठीक है, ये ध्यान रखना है सबको। दिदांस, दिदांस बोलो। हाँ, दिदांस। यह नहीं, दिदांसति। आराम से बोला करो। दिदांसति, दिदांसतः, दिदांसन्ति, दिदांससि, दिदांसथः, दिदांसथ, दिदांसामि, दिदांसावः, दिदांसामः। दिदांस माने क्या होता है? विभाजन करता है, बांटता है। दिदांसति का अर्थ है बांटता है, विभाजन करता है। समझ गए? बांटना। अब आओ दानय, दानय शुभम। तो ऐसे बोलते हो सुना ही नहीं देता, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ ठीक है, दानयति का मतलब किसी चीरना। ये दानयति दान देता है नहीं, दानय, दा धातु तो दान देने अर्थ, यहाँ दानय माने चीरना। चीरना, किसी चीज को चीरना होता है ना, फाड़ना। ठीक है, दानयति, समझ गए? दानयति। अब आइए शीशांश, शीशांश किसका नंबर? हाँ बोलो, शीशांश।
शिशान संति, शिशान सथ, शिशांसी, शिशान सथ, शिशान सती, कुछ छूट तो नहीं गए? शिशान सती, शिशान सतः, शिशान संति, शिशान शशि, शिशान सथः, शिशान सथ, शिशान सामी, शीशान साव, शीशान तालव्य च, सी बोल रहा हूँ ना, सी बड़ी ई है और उधर सा में अनुस्वार लगा देना है। शिशान सती का माने तीक्ष्ण करना, तीक्ष्ण बनाना होता है ना, धारदार बनाना जो होता है ना, शिशान सती तीक्ष्ण करता है, चाकू तीक्ष्ण करता है। हाँ, अब आइए भ्रमो, भ्रम, भ्रम किस कहाँ पहुंचा? बोलो भ्रम। ये तो पता ही है आप लोग को, घूमना। भ्रमति माने घूमता है, भ्रमण करता है। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, भ्रमसी, भ्रमथ, भ्रमथ। क्राम, क्राम। हाँ बोलो राम प्रसाद। इसका मतलब जानते हो? उछल कर चलना, उछल कर चलना। उछल उछल करके नहीं चलते हैं लोग, उछल उछल करके चलना। क्रामति, गच्छति माने तो सीधा जा रहा है, क्रामति माने उछल उछल कर जा रहा है, क्रामति। हाँ, अब ये यहाँ से जब जाता होता कभी वहाँ पार्क में उसमें टंग जाता है, कभी क्या रही शिवम शुभम। हाँ, ऐसे चल देगा, धोती खोल देगा यहीं। हाँ, बता, पंडित के पुत्र होकर के भी धोती पहनने में इतना? कल से घर से ही पहन करके निकलो और घर में जा करके खोलो, ठीक है? क्या आस पड़ोस वाले को ये बताना चाहते हो कि हम लोग अंग्रेज अभी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं? तो हमारा तो अंग्रेजी अभी भी पढ़ रहा है, तो उसको हम तो इतनी बड़ी शिखा भी रखवा दिए, देखे कि नहीं उसकी कितनी बड़ी शिखा है। वो तो अभी बाल बढ़ गया, पता नहीं चला, हमने तो इतना रखवा दिया, पूरा इतना शिखा रखवा दिया। तो खाना मक्खन में जाता है तो वो इतनी बड़ी शिखा ही लेके जाए। क्या इतनी बड़ी शिखा क्यों रखे? उसको हमने बताया शिखा क्यों रखना चाहिए, उससे पूछो पूरा तिलक की क्यों लगाना चाहिए, वो सब बता देगा। हमने उसको सब बता दी, कोई पूछे तो उसको चुप कर देना। और उसको इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश में भी बोल देता है, तो फिर उससे अभी गया वहाँ के चेस खेलना अंतर्राष्ट्रीय वाले में दिल्ली, वहाँ तो और मुंडन करा के गया था। वहाँ भी बहुत लोग पूछे कि आपने ये क्यों रखा है, तो वहाँ भी बताया। तो मैंने अपने उसके प्रति इतना वो होना चाहिए, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए, आपके पास उत्तर भी हो। इसीलिए बोलता हूँ कि संस्कृत वाले को अंग्रेजी भी जानना चाहिए। अंग्रेजी में बोलोगे तो उसका असर थोड़ा अलग पड़ता है। आप केवल संस्कृत हिंदी में बोलोगे तो वो समझे ऐसे, आप उस अंग्रेजी वाले से अंग्रेजी में ही बात करोगे तो फिर वो भी होगा अच्छा। अब दे रहा है प्रमाण किसका? संस्कृत का। बोल किससे रहा है? अंग्रेजी में बोल रहा है, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। चलो, लसती, सिद्धार्थ ये जो है अपने छोटे भाई को समझाता नहीं। अब हो गया ना, उछल उछल कर चलना। हम कल पूछेंगे इस अर्थ में कौन सा धातु है, इसका क्या अर्थ है, ऐसे पूछेंगे। कम से कम 100 धातु आपको आ जाए, उसके बाद हम अनुवाद एकदम आसान हो जाएगा।
क्रामति माने उछल उछल कर चलना, ठीक है। अब आइए लस, लस, हाँ लस, लश, हाँ हाँ लश, कौन सा सा है? लश, श, धनते सा तो ऐसे बोलेंगे लश, 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 इतना मोटा करके बोलना नहीं पता ना, मूर्धन्य श, लश, स, स, श, ऐसे बोलेंगे दंते सा, स, श, ऊपर में बोलेंगे श, 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 और श, श, एकदम पूरे मुंह में सांस रोक लो। हाँ, कहाँ जा रहा है? क्यों? अभी जाना जरूरी है। जाओ भाई जाओ। हाँ लश, हमारी तरह नहीं ना, बेचारे आश्रम में रहते तो आश्रम वाले खाने ही नहीं देंगे फिर। लशति, चलिए, लशति का मतलब इच्छा करता है। हाँ, अभिलषति, भोजनम अभिलषति, हाँ अभिलाष तो अभिपूर्वक तो प्रयोग बहुत जगह मिलता है। अभिलषति, केवल लसति भी बोल सकते, अभिलषति, भोजनम अभिलषति, अयम भोजनम अभिलषति, ये भोजन चाह रहा है। पुस्तकम अभिलषति, इच्छा कर रहा है, ठीक है। लसति, बोलिए रूप बोलिए पूरा, लसति, गच्छ, यच्छ, यच्छति का मतलब समाप्त करना। यच्छति के दो अर्थ होते हैं, दो धातु हैं। यच्छति माने तुमको भी जाना है, यच्छति माने समाप्त करना। यच्छति का अर्थ जाना भी होता है, माने देता है भी होता है। यच्छति का अर्थ देना भी होता है, यच्छति का अर्थ समाप्त करना भी होता है। इसमें दो धातु हैं। जब यम धातु की जगह पर यच्छ होता है तब उसका अर्थ होता है समाप्त करना, ठीक है। जब दाण धातु के स्थान पर यच्छ का प्रयोग होगा तब देता है होता है। प्रसंग से पता लगेगा क्या, दाण के स्थान पर भी यच्छ होता है और यम के स्थान पर भी यच्छ होता है। यम, यम की जगह पर भी यच्छ होता है, दाण की जगह पर भी यच्छ होता है। तो यच्छति जब रहेंगे तो दो अर्थ हो सकते हैं। यच्छति माने देता है, यच्छति माने समाप्त करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? प्रसंग से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ क्या बोले, यच्छति माने समाप्त करना। बोलिए यच्छति, पीब, जलम पिबती, तो पता ही है आप लोगों को। और जिघ्र, सूंघना, गंध सूंघना, ठीक है। जिघ्रति माने सूंघना, हो गया। अब आइए धम, फूकना, फूकना, धमति माने फूकना। शंखम धमति, शंख फूकता है, शंखम धमति, धमति माने फूकना, ठीक है। तिष्ठति, तिष्ठति माने बैठना नहीं होता है, रुकना, ठहरना, ये वही उल्टा प्रयोग है। तिष्ठति माने रुको, अर्थात कोई जा रहा है, तिष्ठतु, बैठना नहीं होता है, बहुत उल्टा प्रयोग करते। तिष्ठति माने रुकना, ठहरना, ठीक है।
मन मन मनति माने मनन करना, इतना भी नहीं मालूम है तुम लोगों को। मनति माने मनन करना, चिंतन करना। अब मनति का मतलब होता है अपनी परंपरा से चलना भी होता है। मनति माने अपनी परंपरा से चलना, परंपरा का अतिक्रमण न करना। मनति माने परंपराया चलती। अब मनति माने चिंतन करना, विचार करना, मनन करना। ठीक है। अभ्यास करना भी बोल सकते हो, अभ्यास करना भी होता है ना। मनति माने अभ्यास करता है। व्याकरणम मनति माने व्याकरण का अभ्यास करता है। हम व्याकरणम मनामी, भागवतम मनामी, भागवत का अभ्यास कर रहा हूं। चलो अब वही आया यच्छति, हमने अभी बताया था। देना, देना, दान दे। इच्छति रूप वही रहेगा, यच्छति, यच्छतः, यच्छसि, यच्छथ, यच्छथ, यच्छामि। तो देना अर्थ किसका है? दान। दान की जगह पर जब यच्छ होगा तो उसका अर्थ होगा देना। यम की जगह पर यच्छ होगा तो उसका अर्थ होगा समाप्त करना। ठीक। पश्य, ये तो पता ही है आपको। हाँ देखना। और री गति प्रापणयो हो, रिच्छ, रिच्छ का मतलब होता है जाना अथवा पहुंचना, जाना अथवा पहुंचना। श्री गतौ से देखिए, धातु तो श्री है लेकिन इसकी जगह पर धाब होता है, धाब। रूप बोलिए, धाव। क्या मतलब हुआ? दौड़ना, दौड़ना। धावती माने दौड़ता है। किस धातु के? श्री है धातु, लेकिन वहां धाव, धाव बन जाता है। आग्रात मास्थामना, दान दृश्यति सरति सद सदम पीव जिग्र धम धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य धौ। देखो वही धौ है। धौ आदेश हुआ तो सप होकर के धाव बनेगा। धावती, दौड़ता है। सी, अब उसके बाद आत्मनिपदी आ गए, इसको छोड़ देता हूँ। सीधा, हाँ ठीक है। सीध का काटना, जाना अर्थ है। हाँ, सीधत माने बैठना भी होता है। सीधती माने बैठना। बैठना। दसती, क्या बसती नहीं, दश, दसती। डंक मारना, डंक मारना। बिच्छू क्या मारता है? डंक मारता है कि नहीं? और डसना भी वही होता है, डसना। हाँ हाँ, द, द, स, स। कौन? दन तालव्य, श्याम, दशती। तुम लोग को उच्चारण से पता ही नहीं चल रहा भाई। डंक मारना अरवा डसना। बस आज इतना ही करते हैं, ध्यान से इतना तैयारी करके आइए। ठीक है। कितने धातु हो गए? अच्छा थोड़ा एक आत्मनिपद है, कल आत्मनिपद का भी बताएंगे। ते, इते, अंते,
से इथे ध्वे और ये बहे महे। नहीं तो लिखो, एक लिखो आत्मनेपद के लिए क्या जोड़ना है, लिखो ते इते अंते। आत्मनेपद के लिए क्या जोड़ना है, ते इते अंते से इथे ध्वे ये आ बहे आ महे, जोड़ दो आ बहे आ महे। ये जोड़ करके आत्मनिपद होंगे। फिर रूप आएगा, फिर हम एक छोटे छोटे वाक्य बनवाएंगे, उसके बाद फिर लट के रूप तो आप फटाफट आ जाएंगे, लट लकार के। अब कुछ हम बताएंगे लूट उसके लंके या लोट के लंके विधिर लिंगे एक समान है। हरिशरणम हाँ, इसका अभी बताना बाकी है हमने। अभी कहाँ कौन कौन जुड़ेगा ये बताना जरूरी है अभी। हाँ, मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ, उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ और प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ, ये हम बताएंगे कल। कल बताएंगे, समझे। कल वो एक लड़का नहीं आया, वो जाओ जाओ।